दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने लिंक पे क्लिक किया और आज के करंट अफेयर देखने के लिए आपने मन बनाया। दोस्तों सभी सरकारी जॉब के लिए हम लोग करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे टीचिंग हो, मेडिकल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओ, एआरओ, सबके लिए इस करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखते हैं दोस्तों पहला पॉइंट क्या है। 25th CSN FSI Conference of the Directors of Supervision of Asia Pacific Economic was held in Mumbai. ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय श्री एम के जैन, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुई है बम्बई में, जिसमें सभी फाइनेंशियल बैंक के सुपरवाइजर्स जो थे वो लोग आए हुए थे। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य ये है कि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इन्हेंसमेंट करना। जो भी टूल है या टेक्नोलॉजी है, उनको इन्हेंसमेंट करना बैंकिंग सेक्टर में, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ाई जा सके एम्प्लॉय की, और अच्छी सर्विस दिया जा सके कस्टमर को कम समय में। इसके लिए इस समिति का जो है बैठक हुआ था और ये 25 जून को हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसको कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे? श्री एम के जैन, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे मौजूद थे। तो दोस्तों बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित कोई भी बात होती है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप जरूर होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट। चैनल पर बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ये देखिए दोस्तों जो आपको खबर दिख रही है जापान से संबंधित है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली खबर ये है कि जापान में जो है एज ऑफ कॉन्सेंट, मतलब जो एज ऑफ कॉन्सेंट, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में 18 ईयर है, 18 ईयर से कम के साथ यौन संबंध बनाने पे अपराध कहा जाता है। तो वैसे ही ये जापान में 13 साल पहले थी, उसे बढ़ा करके 16 साल कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से देख रहे हैं जो हमारे यहाँ बाल विवाह की उम्र है वो वहाँ पे एज ऑफ कॉन्सेंट थी। ठीक है। तो और भी कई सारे देश हैं जहाँ पे 18 साल से कम की एज ऑफ कॉन्सेंट रखी गई है, जैसे जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन में 16 साल की एज ऑफ कॉन्स्टेंट है, और चाइना और जर्मनी में 14 साल है। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों भारत से कम ही है यहाँ पे। तो अब यह हुआ कैसे? यह हुआ है 1907। सबसे पहले 1907 में यह रूल आ गया था कि जापान की एज ऑफ कॉन्सेंट जो होगी वो 13 साल होगी। अब 100 साल बाद जो है, 100 साल लग गए इन लोगों को 13 से 16 करने में। कितना धीमे तरीके से होता। अगर यही इंडिया होता तो यहाँ पे कितना विरोध होता कि कितना समय लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हर एक देश कहीं ना कहीं ड्रॉबैक ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं से, वो दिखाने के लिए अलग होता है। ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ अखबार जो ये बता रहे हैं उनके उनका पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए मिंट पत्रिका है, मिंट पत्रिका ने क्या कहा है? जापान रेज एज ऑफ कॉन्सेंट फ्रॉम 13 टू 16 ओवर ए सेंचुरी। ठीक है। 1907 में पहले यह रूल बना हुआ था कि 13 साल एज ऑफ कॉन्सेंट रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है यह यह हो गया आपका 16 साल। अभी हाल ही में ये कैसे हुआ है? एक एक गोपनीय वोट से हुआ है, जिसमें संसद के सदस्यों ने, वहाँ जापान की संसद है, वहाँ सदस्यों ने गोपनीय वोट किया था। इसके बाद इस बिल को पास किया गया है। अच्छा, द एज ऑफ कॉन्सेंट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट डिफरेंट कंट्री। सभी कंट्री में एक ही जैसा नहीं है। इन इंडिया एज ऑफ कॉन्सेंट 18 है, ब्रिटिश में 16 है, और चाइना और जर्मनी में 14 साल है। जापान हैज लोवेस्ट एज ऑफ कॉन्सेंट इन द वर्ल्ड। तो मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लोवेस्ट एज ऑफ कॉन्सेंट किस किस देश में था? तो वो था जापान, क्योंकि बढ़ा करके 16 कर दिया गया है। और सबसे सबसे कम किसमें हो गया है? चाइना और जर्मनी में 14 हो गया है। मेरे दोस्तों इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि सेंटर आस्क एम्प्लॉय टू टेक वाई ब्रेक। मतलब वाई ब्रेक मतलब क्या होता है? योगा ब्रेक। योगा ब्रेक कब होगा? जब ऑफिस में काम करेंगे या काम करते करते थक जाएंगे, तो हम लोग योगा ब्रेक करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसकी इसकी इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? केंद्रीय सरकार ने दिया गया है। प्रोटोकॉल नेमली वाई ब्रेक एट वर्क स्पेस योगा। इसका नाम रखा गया है क्या? वाई ब्रेक एट वर्क स्पेस योगा। तो इस तरीके से दोस्तों योगा जो है 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, आयुष मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस ब्रेक द वर्क स्पेस विद द एम टू गेट रिफ्रेश
एंड रिफोकस। तो मेरे दोस्तों, इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही मिस्टर मिस्ट्री ऑफ आयुष ने कौन से कार्य कौन से कार्य को लॉन्च किया है, कौन से नए नियम को लॉन्च किया है, जो कि जो वर्कर हैं, जो ऑफिस के वर्कर हैं, सरकारी ऑफिस के हों या प्राइवेट ऑफिस के हों, उनके लिए कौन सा रिफ्रेशमेंट के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है। वो है वाई ब्रेक। वाई ब्रेक किससे संबंधित है? वो है योगा से संबंधित है मेरे दोस्तों, जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। और सबको पता ही है कि बाबा रामदेव के बारे में, जो कि योगा से ही सब कुछ होगा, और हमारा देश वो योगा में नंबर 1 है, और हम लोग योगा को विश्व के पटल पर लाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी का एक खबर ये क्यों आ रही है कि इंडियन नेवी जो है अपना प्रोग्राम चला रही है, इसके लिए इंडियन नेवी अपना प्रोग्राम चला रही है, इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, और लोगों को अपने इंडियन नेवी के से संबंधित जुड़े तमाम पहलुओं और तमाम बातों को बताने के लिए। तो इसी क्रम में इंडियन नेवी जो है नॉर्थ ईस्ट में प्रोग्राम कर चुकी है, और नॉर्थ और कोस्टल स्टेट में प्रोग्राम कर चुकी है, जो कि काफ़ी हद तक सफल रहे। और उसी का उदाहरण लेकर के यह लद्दाख में यह प्रोग्राम कर रही है कि वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो संस्थान हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को अपने बारे में अवेयर करवाया जा सके। और जब किसी को अवेयर करवाना होता है तो क्या करता है दोस्तों, वहाँ पे खेल का आयोजन करता है, और तमाम तरीके की सभाएँ करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। उसी तरीके से वहाँ पे लद्दाख में जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल और साइकिलिंग का और क्रिकेट का यूज़ किया गया है। और इस कार्यक्रम का नाम है जुल्ले लद्दाख। जुल्ले लद्दाख मतलब हेलो लद्दाख। हेलो लद्दाख मतलब हेलो कहना सभी को। हेलो लद्दाख मतलब अपने टर्म में उसको हेलो कहना कि लद्दाख हम हेलो बोल रहे हैं, तो वापस रिप्लाई भी आएगा हेलो, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है नेवी के द्वारा लद्दाख के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, और लोगों से रूबरू होने के लिए, और लोगों को अपने कार्यक्रम में बताने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना जुल्ले लद्दाख प्रोग्राम कहाँ शुरू किया था? तो वो है लद्दाख में। जुल्ले लद्दाख का मतलब क्या होता है? हेलो लद्दाख मतलब होता है, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको बराबर इसका अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर जो है एक कुछ किताब से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बताई जा रही है। और ये किताब का नाम है ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस बाय एम्बेसडर सतीश चंद्रा, ठीक है। इस किताब में ये बताया गया है कि फॉरेन पॉलिसी क्या से संबंधित जो भी पॉइंट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, इस किताब में उसको बताया गया है, ठीक है। और ये देखिए, द बुक इज सिंपली अकाउंट ऑफ पर्सनल जर्नी बट प्रोवाइड्स ए ग्लिम्स इनटू द मेकिंग फॉरेन पॉलिसी। इस तरीके से इस किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो एक इसका आंसर ये आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि लाइफ वेल स्पेंट किसके द्वारा की गई है? तो ये है अम्बेसडर सतीश चंद्रा के द्वारा के बारे में बताई गई है, ठीक है। मेरे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में आपको क्या पूछ रहा है? अगला पॉइंट में है डेनियल एल्सबर्ग। इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक प्रेरणादायक स्टोरी है मेरे दोस्तों, जो कि सभी को अपने देश के लिए करना चाहिए। देश प्रेम हो तो ऐसा हो ताकि सभी जनमानस को उसका फायदा मिल सके। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। डेनियल एल्सबर्ग, रिनोन्ड व्हिसलब्लोअर ऑफ द पेंटागन पेपर्स, पास अवे एट 1992 साल में इनका निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो इस न्यूज़ को किस को खबर में इस न्यूज़ को लाइट में आने का क्या रीजन है? क्योंकि जो डेनियल एल्सबर्ग थे, इन्होंने यूएस अपने ही सरकार के खिलाफ वियतनाम युद्ध के समय एक रिवील कर दिया था झूठ, ठीक है। झूठ क्या रिवील कर दिया था? पाकिस्तान जब पाकिस्तान कह रहे हैं, जब फ्रांस और वियतनाम के बीच जब युद्ध हो रहा था, फ्रांस और वियतनाम के बीच में, ठीक है, तो यूएस यहाँ पे अपनी सेनाएं भेज रहा था इनसे लड़ने के लिए, ठीक है। कुछ रहा होगा पॉलिटिकल कारण, वो आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो डेनियल एल्सबर्ग थे, वह एमआईटी से पढ़े हुए थे, ठीक है। और जहाँ पे ये जो खबर थी, मतलब सत्यता जो यूएस आर्मी के
के बारे में जो सत्यता थी, वो 7,000 पन्नों का रिपोर्ट वहाँ पे इनके पास गई, ये वहाँ पे काम कर रहे थे, एनालिस्ट थे। तो इनको इन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और उस रिपोर्ट को है लीक कर दिया इन्होंने, ठीक है? ताकि जनता को झूठ बताया जा रहा है कि वियतनाम युद्ध में ये हो रहा है, यूएस इसलिए कर रहा है, ठीक है? तो उसके बारे में उन्होंने बताया, इसलिए जनता के बीच में आक्रोश फैल गया। और जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स था, टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स था या टाइम्स, उसको 2-3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लीक तो कर दिया, इसके बाद इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये बचे रहे। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, व्हिसिल ब्लोअर मतलब एग्जाम्पल सेट करता है जो किसी चीज़ का, उसे हम लोग व्हिसिल ब्लोअर करते हैं। तो ये थी इनके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी मेरे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा अगर इनके बारे में और इसके जानना है तो आप इस लिंक पे जो है पेंटागन पेपर्स क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटेन अखबार में छपा हुआ है। ये देखिए यही थे डेनिस एल्सबर्ग, यही है, इन्होंने ही इस खबर को लीक किया था, ठीक है? देखिए पेपर की ये खबर है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बता रहा है दोस्तों, चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते रहें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इंडियन ओवरसीज बैंक से ये आ रही है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये अनाउंस किया है कि अब लोग अपना अकाउंट नंबर साथ अपना नाम का भी अकाउंट नंबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले 12-13 डिजिट का अकाउंट नंबर होता था, उसे याद करना मुश्किल हो जाता था। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने उस चीज़ को सुलझाते हुए अब 7 डिजिट का अकाउंट नंबर कर दिया है। उस अकाउंट नंबर में क्या हो सकता है, मिक्स ऑफ 7 लेटर्स, 7 डिजिट और 7 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर सोनली इसमें हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से आपको इसमें सुविधा मिलेगी, आपको अकाउंट याद करने में सुविधा मिलेगी, ट्रांजेक्शन करने में भी आपको सुविधा मिलेगी। और आपका 7 डिजिट का नंबर या 7 लेटर का अकाउंट नंबर आपके पास रहेगा, वो कैरी करने में आसानी होगी मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये आईओसी इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। ये दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि एसबीआई ने क्या किया है दोस्तों, एसबीआई रिप्रेजेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड चेक ऑफ आरएस 5,740 करोड़ टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर को एसबीआई ने 5,740 करोड़ रुपए दिए हैं। अब भाई दिया क्यों है ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड होता ही है प्रॉफिट शेयरिंग में से, तो प्रॉफिट शेयरिंग में से अगर कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर को या पार्टनर को दिया जाता है तो उससे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग या जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, अगर वह पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे डिविडेंड कहते हैं, ठीक है? प्रॉफिट को डिवाइड कर देना पार्टनर के बीच में, ठीक है? 1 2 3 4। तो वैसे ही एसबीआई को इस बार 50,000 करोड़ के आसपास इसको फायदा हुआ है। तो 50,000 करोड़ में से 5,740 करोड़ एसबीआई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार को दिया है। और इसमें मौजूद कौन कौन लोग थे, दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन और फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी विवेक जोशी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मौजूद थी। उनके सामने यह दिया गया। देखिए जो चेक है, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उन्हीं के नाम पे यह चेक दिया गया है, ठीक है? दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाल ही में किस बैंक ने सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है किसने, तो वो है एसबीआई ने, ठीक है? और उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे तो आप नाम बता देंगे, दिनेश कुमार खारा एसबीआई चेयरमैन और फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन, विवेक जोशी मौजूद थे। तो और ये अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है एसबीआई के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा एक रेफरेंस देख लेते हैं कहाँ से खबर ली गई है। तो दोस्तों देखिए इकोनॉमिक्स टाइम से खबर ली गई है। एसबीआई प्रेजेंट डिविडेंड चेक ऑफ आरएस 5,740 करोड़ टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है? तो दोस्तों जो हम करंट अफेयर बनाते हैं उसमें 5-6-3-4 पेपर का मिक्सचर होता है और वहाँ से आपको हर एक खबर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से जो लिए जाते हैं, ठीक है? ये वही बात लिखी है जो हमने बताया था, आपको मैंने दिखा दिया कि आप यहाँ पे जाके विस्तृत रूप से इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन ज्वाइन हैंड्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है? एसडीजी होते हैं ना, 20 के आसपास कुछ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, उनको अचीव करने के लिए नीति आयोग ने इसके साथ नीति आयोग
and United Nations join hands to accelerate sustainable development goal to India. The Indian government policy think tank नीति आयोग पॉलिसी थिंक ये जो जितनी पॉलिसी बनती हैं सब नीति आयोग से ही बनती हैं और यूनाइटेड नेशन इन इंडिया हैव कम टुगेदर टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क इन द कंट्री। ठीक है, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने साथ में मिलकर के कोलैबोरेट किया है, इससे इंडिया का एसडीजी का अचीवमेंट या गोल जो टारगेट सेट किया है वो उसे पा सकें। ठीक है, they have signed a Government of India and United Nations Sustainable Development Corporate Framework 2023 से 27 तक इसका गोल लिया गया है। 2023 से 27 तक इसको हमने एसडीजी ऑफ इंडिया के हर एक गोल को कंप्लीट करना है। द फ्रेमवर्क विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स एसडीजी बाय 2030। ठीक है, तो 2030 तक जो इंडिया का एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको कंप्लीट करना है। ये देखिए बैठक हुई थी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मेरे दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सपोर्ट के हिसाब से एक्सपोर्ट की रिपोर्ट आई है, इंडिया में से कितना एक्सपोर्ट हुआ है सर्विस और गुड्स को लेकर के। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एंड सर्विस कंबाइंड इन मे 2023 इज एस्टिमेटेड टू बी $60.29 बिलियन, और ये क्या है, निगेटिव ग्रोथ है, कितनी, -5.59। ओके, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये खबर जो है कहाँ से ली गई है। और हम लोग देखें पीआईबी से, गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इन मई 2023 स्टैंड एट $60.2 बिलियन। ठीक है, अब इसके बारे में सारी खबर दी हुई है, आप यहाँ पे वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। हम आपको मेन मेन पॉइंट दे दिए, देखिए सारा दिया रहता है कि कितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ है मई 2022 में कितना हुआ है, 2023 में कितना हुआ है। देखिए 2022 में तो ज़्यादा हुआ है, 2023 में कम हो गया है, और इम्पोर्ट में भी कम हुआ है, एक्सपोर्ट में थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल देखिए यहाँ पे मई 2023 में -10.35 हुआ है, और ये मई 2022 में -12.20 था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल एक्सपोर्ट मर्चेंटाइज सर्विस एंड कंबाइंड। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि देखिए द ओवरऑल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एंड सर्विस कंबाइंड April May 23 is estimated to exhibit a negative of -5.48% ओवर 2022 से की तुलना में 2023 में -5.48% की गिरावट आई है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से इस वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम pib.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप यहाँ पे रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पीएम मोदी की विजिट से संबंधित है, और यूएस विजिट से संबंधित है, कब कब उनकी विजिट कहाँ कहाँ पे इससे संबंधित है। पीएम मोदी यूएसए विजिट फ्रॉम योगा डे टू यूएसए कांग्रेस एड्रेस। ठीक है, वह न्यूयॉर्क शहर में जाएंगे, और उनका ये है प्लान है। ठीक है, जून 21 को न्यूयॉर्क में पीएम टू लीड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन इन यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। जून 23 को कहाँ जाएंगे, वाशिंगटन में जाएंगे। ठीक है, विल ज्वाइंटली होस्टेड एट लंचन बाई कमला हैरिस एंड एंटोनी ब्लिंकन। इनके द्वारा ये कुछ प्रोग्राम वहाँ पे जाएंगे। जून 22 को वाशिंगटन में जाएंगे। ठीक है, मोदी टू गेट ए सेरेमोनियल वेलकम एट व्हाइट हाउस जून 22 को, टू होल्ड डायलॉग विथ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, उनके जो बाइडेन के साथ कुछ बातें होंगी। फॉलोड बाई स्टेट डिनर होस्टेड बाई बाइडेंस टू एड्रेस ए ज्वाइंट सिटिंग। उसके बाद 24-25 को इजिप्ट में जाएंगे, मिस्र में। विल गो टू इजिप्ट ऑन ए वे बैक फ्रॉम यूएस टू मीट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी, उनके साथ ही मिलने के लिए जाएंगे। तो ये है इनका कंप्लीट शेड्यूल, जैसा कि पेपर में निकला हुआ है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश सीएम लॉन्च अरुण पॉल ऐप फॉर सिटीजन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने ये अरुण पॉल ऐप लॉन्च किया है सिटीजन के लिए। क्या है, यह पुलिस और सुरक्षा से संबंधित है। अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है या दुर्व्यवहार होता है तो वह इस ऐप के जरिए पुलिस को खबर कर सकता है कि उसके साथ क्या क्या दुर्घटना हुई है, और इमरजेंसी सर्विस के लिए भी इस ऐप का यूज़ करके वह सेवा ले सकता है। जैसे किसी को आपातकालीन मतलब कहीं फंस गया है तो वह अरुण पॉल यूज का
ऐप का यूज़ करके वो अपने लोकेशन बता सकता है और समस्या की जड़ बता सकता है क्या है क्या नहीं है दोस्तों। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गेट्स एफएसएसआई ईट राइट स्टेशन टैग। ठीक है, एफएसएसआई जो होता है कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है जिसको भी फूड का लाइसेंस लेना होता है, जिसको जिसको भी फूड का बिजनेस शुरू करना होता है या फूड की क्वालिटी सर्टिफाइड करवानी होती है तो वो एफएसएसआई के थ्रू ही होती है। इसी एफएसएसआई ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया है। ठीक है, द टैग इज अवार्डेड टू द स्टेशन दैट मीट सर्टेन फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। मतलब ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि फूड की क्वालिटी में हाइजीन मेंटेन रखते हैं और फूड की क्वालिटी अच्छा रखते हैं, ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टेशन को मिला है, उसी उसी में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को भी एफएसएसआई का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो इसके अंतर्गत ईट राइट स्टेशन टैग का अवार्ड इसको मिला है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट गुवाहाटी स्टेशन के लिए एक अचीवमेंट है। और दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों इसमें जो भी पढ़ाया जाता है सरकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों